तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम यूरी से मिलते हैं, जो बताती है कि हमारे टाउन के पहाड़ों में ओची नाम के क्रिएचर्स रहते हैं, जिनसे बचे रहने के लिए गांव में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पहरे लगाए जाते हैं, क्योंकि रात में ओची अपने पहाड़ों से बाहर निकल आते हैं। अब रात में हमें पेट्रो, जो कि एक शिकारी है, उसके साथ बहुत से बच्चों को पहाड़ों के जंगलों की तरफ जाता दिखाया जाता है। इन्हीं बच्चों में यूरी भी थी और इन सब बच्चों के हाथ में राइफल भी थी। पेट्रो यूरी को जंगल में उतरने से पहले एक चाकू भी देता है और कहता है कि उसे अपने पास संभाल कर रखना, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने लगे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो तुम। अब फाइनली हमें इन क्रिएचर्स ओची को भी दिखा दिया जाता है, जो बंदर के जैसे दिखने वाले ब्लू क्रिएचर्स बड़े ही मजे से अपनी मस्ती में खेल रहे थे। तभी पेट्रो के कहने पर यहाँ कुछ बच्चे दरख्तों में आग लगा देते हैं, तो कुछ ट्रैप लगाकर इन क्रिएचर्स का रास्ता बंद कर देते हैं और बाकी लोग इन ओचिस का शिकार करने में लग जाते हैं। एकदम से इनके ऐसा करने पर ओचिस की दुनिया में तो जैसे कयामत ही आ गई थी। ये लोग इन क्रिएचर्स का खात्मा करना चाहते थे और इन्हें इस एरिया से निकालना चाहते थे ताकि इनका टाउन सेफ रहे। इसी सारे मिशन के दौरान एक ओची लुढ़कते हुए यूरी से टकरा जाती है। उसकी आंखों में डर और मासूमियत थी, पर फिर भी वो यूरी के सामने खड़ी थी क्योंकि उसका बच्चा ऊपर दरख्त पे फंसा हुआ था जिसे उसे बचाना था। कि देखकर यूरी इमोशनल हो गई और यूरी ने उसकी मदद करने के लिए इस बच्चे को दरख्त से उतारने का फैसला किया। अभी उसने बच्चे को उतारा ही नहीं था कि यूरी के एक साथी ने ओची मदर पर हमला कर दिया। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई और उसके साथी उसे यहाँ से ले गए। हालांकि उसका बच्चा इसी जंगल में भटक गया। सुबह होते ही पेट्रो बच्चों के साथ घर वापस आ गया और सभी की तारीफ भी की उसने, क्योंकि रात को इन्होंने काम तो अच्छा किया था पर अपने खाने के लिए ये कोई शिकार नहीं कर पाए थे। इसीलिए वो सब बच्चों को जो कि उसके पास शिकार सीखने के लिए आए थे उन्हें ज्यादा मेहनत करने को कहता है, बिल्कुल रोबर्टो की तरह जिसने कल मदर ओची पर हमला किया था। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर पेट्रो रोबर्टो के सामने ही यूरी को भी बहुत बुरा भला कहता है, क्योंकि शिकार में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बुरी थी। इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में वो मूड ठीक करने को आई थी, पर तभी उसे एक तेज आवाज आई एक गार में से। उसने करीब जाकर देखा तो वहाँ वही ओची ट्रैप में फंसा था जिसको उसकी माँ बचा नहीं पाई थी। यूरी को देखकर घबराकर वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगा। यूरी को वो काट ना लेता, इसलिए यूरी उसके गले में लकड़ी फंसाते हुए उसे ट्रैप से आजाद कर देती है और ओची तेजी से भागने की कोशिश करता है, पर जख्मी होने की वजह से वो तो चल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए तरस खाकर यूरी उसे अपने बैग में छुपाते हुए अपने घर ले आती है। इस बच्चे की पट्टी करने के बाद उसे भी समझ आ जाता है कि यूरी उसकी दुश्मन नहीं, और ऐसे इन दोनों में थोड़ी सी फ्रैंकनेस बढ़ जाती है। ओची और यूरी एक दूसरे के साथ खेलने भी लग जाते हैं, पर तभी बाहर जो बच्चे शिकार की प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी गोलियों की आवाज सुनकर इस ओची को कल का सारा हादसा याद आ जाता है। वो डरकर चिल्लाने लग गया। यूरी घबराकर उसे चुप करवाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन बाहर सभी ने उसकी आवाज सुन ली थी। जानवर को ढूंढते हुए बंदूक लिए रोबर्टो यहाँ भी आ गया और उसने ओची को देख भी लिया। इससे पहले कि वो उसको मार देता, यूरी उस बच्चे के सामने आ जाती है और रोबर्टो से कहती है, सुनो, ये बस एक मासूम बच्चा है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बस अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है, मैं बस उसे उसकी माँ तक पहुंचाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम में भी इतनी इंसानियत है कि तुम इस मासूम को नहीं मारोगे। ये सुनकर रोबर्टो भी थोड़ा इमोशनल हुआ और उसने अपनी गन नीचे कर ली। फौरन ही यूरी इस ओची को अपने बैग में डालते हुए यहाँ इसी खिड़की के रास्ते से भाग गई। रोबर्टो इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि अपने मास्टर पेट्रो के पूछने पर भी वो साफ इनकार कर देता है कि मैंने तो यूरी को देखा ही नहीं। अब मास्टर को यूरी की टेंशन होने लगी थी। वो जब यूरी के रूम में आए तो उन्हें एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। यूरी के रूम में ही उन्हें थोड़ा सा खून और जानवर के बाल भी मिले, जिससे वो समझ गए कि यूरी किसी मुश्किल में है। वो बाहर जाकर सभी बच्चों को कहते हैं कि यूरी को किसी ने किडनैप कर लिया है, वो मुश्किल में है। सभी बच्चे हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं और गाड़ी में बैठकर ये लोग जंगल की तरफ यूरी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जंगल पहुंचकर इन्होंने हर जगह छान मारी, लेकिन यूरी इन्हें नहीं मिली। जबकि यूरी को दिखाया गया कि वो एक दूसरे टाउन में पहुंच चुकी थी। यूरी को अब काफी भूख लग रही थी, इसीलिए वो एक जनरल स्टोर में चली गई, जहां से वो कुछ चीजें ले ही रही थी कि ओची उसके बैग से बाहर निकलने लगा और उस ओची को यहाँ बहुत सी लड़कियों ने देख लिया। वो चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि एक लड़की ने तो उसे मारने के लिए उस पर गन भी तान दी और उसकी जान बचाने के लिए यूरी को यही स्टोर के फ्रिज पे छुपना पड़ा। ओची को क्या समझ थी इन सब की? वो अभी भी चिल्ला रहा था तो यूरी उसका मुंह बंद कर रही थी अपने हाथ से, और ऐसे में ये ओची उसी के हाथ पे दांत काट देता है। इस वजह से यूरी जोर से चिल्लाती है और सबका ध्यान एक और मर्तबा उनकी तरफ चला जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वो एक कार्ड का सहारा लेते हुए तेजी से इस मॉल की विंडोज को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। उसके पास में अब एक कार दिखी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कार के अंदर चाबी भी लगी हुई थी, जिसमें बैठकर वो यहाँ से भाग गई। कार का मालिक उसके पीछे भागता रह गया, लेकिन वो निकल पड़ी
अब जहाँ पर यूरी को उस ओची ने काटा था, हम देखते हैं कि वो जगह उसकी पूरी सूज गई थी और उस जगह पर छाले भी पड़ने लगे थे और साथ ही साथ उसका हाथ भी बिल्कुल ओची की तरह ही नीला होने लगा था। अब यूरी को बहुत ज्यादा चक्कर भी आने लगे थे। ऐसे में उससे कार भी सही ड्राइव नहीं होती और वो कार रोड के साइड पे उतार देती है। मास्टर पेट्रो अभी भी यूरी की तलाश में ही थे। वो जब रोड से गुजरते हैं तो उन्हें वही एक्सीडेंटल कार दिखती है जिसकी अब पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस को इसमें से वो नकली दांत मिलता है जिसे देखते ही मास्टर पेट्रो पहचान जाते हैं कि ये यूरी का ही है। इसलिए वो ये भी समझ गए कि यूरी अब इनके करीब ही है। अब कुछ देर बाद हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि एक नदी के पास बैठी हुई थी और अब उसका पूरा जिस्म इसी ओची की तरह नीला पड़ चुका था। वो जानती थी कि उसके अंदर जहर फैल रहा है, इसलिए वो पानी में से कुछ जोंक पकड़कर अपने ऊपर लगा लेती है ताकि वो उनका खून चूस सके। लेकिन इस ओची के काटने के असर में उसके अंदर एक और बहुत बड़ा चेंज ये भी आया था कि अब वो इस ओची की बातें समझ पा रही थी, उसके लैंग्वेज भी समझ पा रही थी और बोल भी पा रही थी। और ये महसूस करते हुए उसे सबसे ज्यादा हैरानी होती है। अब जैसे ही उसे ये एहसास मुकम्मल हो जाता है कि वो भी अब ओची की लैंग्वेज समझ पा रही है तो वो खुशी से झूमने लग जाती है और झूमते झूमते उसका पाँव लुढ़क जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वो कहा असल में एक ट्रैप था और वो ऊपर से भी बंद हो गया। ओची बेचारा उसे देखता रह गया कि कब वो बाहर निकलेगी, लेकिन ट्रैप में गिरने की वजह से वो जख्मी इतनी ज्यादा हो गई कि उससे उठना भी मुश्किल हो गया। अब उसके बाहर आने के इंतजार में ओची जाकर ऊपर दरख्त पर बैठ जाता है और दूसरी तरफ मास्टर पेट्रो भी इसी जंगल की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे इस टाइम यूरी थी। कदमों के निशान से वो समझ गई कि यूरी अब इनके और भी पास है। यहाँ दिखाया जाता है कि गड्ढे में गिरी हुई यूरी को एक औरत उस गड्ढे से निकालकर अपनी पीठ पर लाद कर उसे अपने घर ले जाती है। जैसे ही यूरी को होश आता है तो वो इधर उधर देखती है और जिस लेडी ने उसकी जान बचाई थी उसे मॉम कहकर पुकारती है। असल में ये लेडी उसकी मॉम ही थी। यूरी अपनी मॉम से पूछती है, मॉम वो बच्चा ओची कहाँ पे है, मुझे उसे उसकी मॉम तक पहुँचाना है। आपको पता भी है मैं उसकी लैंग्वेज समझ पा रही थी। तो उसकी मॉम ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है यूरी, ये लैंग्वेज मैंने ही तुम्हें सिखाई थी। वो अब एक फ्लूट उठाती हैं और उसे बचाती हैं जिसमें से वाकई ओची जैसी ही आवाज निकल रही थी। ये सुनकर यूरी उसे कहती है जो भी हो मुझे उस बच्चे तक जाना है और उसे उसकी मॉम तक पहुंचाना है। मैं उसे लावारिस नहीं छोड़ सकती जैसे आपने मुझे छोड़ दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि बारिश में भीगा हुआ रोबर्टो यूरी के घर के पास ही बैठा था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि यूरी इसी घर के अंदर है। सुबह यूरी की आंख खुलती है उसी ओची की आवाज से, लेकिन वो देखती है कि ये उसकी मॉम की फ्लूट की आवाज थी। जिसका पीछा करते हुए वो एक जगह जाती है तो वहाँ उसे बहुत सारी बुक्स और रिसर्च मिलती है जो उसकी मॉम ने ओची पर ही की हुई थी। उसकी मॉम उससे कहती हैं कि जिन क्रिएचर्स का तुम भला सोच रही हो वो उस भले के काबिल हैं ही नहीं, वो इंसानों से नफरत करते हैं और सालों से नफरत ही करते आ रहे हैं। जो बच्चा तुम्हारे पास है तुम उसे उसकी माँ तक तो पहुँचा दोगी, लेकिन जैसे ही उस बच्चे में से उन्हें इंसानों की स्मेल आएगी तो वो अपने ही बच्चे को अपने से दूर कर देंगे, अलग कर देंगे, उसे मार देंगे। तो फिर क्या फायदा तुम्हारी इतनी मेहनत का। ये सुनकर यूरी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम पे ही चिल्लाती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम उससे झूठ बोल रही है और वो कहती है कि जो माँ अपने बच्चे के बारे में ना सोच सके उसे दूसरों के बच्चों की क्या परवाह होगी। वो यहाँ पर अपनी मॉम का ही बनाया मैप देखती है और उसे पता चल जाता है कि ओचिस की दूसरी लोकेशन क्या है, जिसका रास्ता देखने के बाद वो अपने कपड़े पहनकर अपनी मॉम को छोड़कर बाहर निकल जाती है, अपने खाने के लिए कुछ सामान उठाती है और फिर यहाँ पर ओची को ढूंढने का फैसला करती है। जब यूरी यहाँ से जा रही थी तो तभी रोबर्टो उसे देख लेता है और मास्टर पेट्रो को उसके यहाँ होने की खबर दे देता है। जब तक मास्टर पेट्रो यहाँ आए तब तो यूरी इस घर में थी ही नहीं। अंदर जाने पर उनकी मुलाकात यूरी की मॉम से हुई, जिसके बारे में उन्होंने यूरी से पूछा तो उसने बताया कि यूरी मेरी बेटी है। वो यहाँ आई तो जरूर थी, लेकिन अब वो उस ओची के बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ से जा चुकी है और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार तुम्हें मानूंगी। ऐसे ही बातें कहते हुए इनके दरमियान बहस बढ़ जाती है और हाथापाई भी उतर आती है। इनकी हाथापाई ये बच्चे छुड़वाते हैं और अंदर जाकर वो लोग इस घर की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ पर रोबर्टो को वही मैप मिल जाता है जिस मैप को देखते हुए यूरी यहाँ से गई थी। मैप पे ओचिस की लोकेशन थी। वो जानते थे कि यूरी वहीं गई होगी, इसीलिए ये लोग भी वहीं जाने का फैसला करते हैं। यहाँ यूरी जंगल में काफी देर से उस बच्चे को ढूंढ रही थी। वो ओची की ही आवाज में उसे बुलाती भी है, लेकिन थक जाती है क्योंकि काफी देर तक उसे वो बच्चा नहीं मिलता। एक जगह थक कर वो लेट जाती है और रोने लगती है और तभी ओची की नजर यूरी पर पड़ जाती है और वो जोर से यूरी को बुलाता है। उसे देखकर यूरी ऐसे हो गई थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। दरख्त पर चढ़कर फौरन वो उसे पकड़ लेती है। इस सारे चक्कर में अब रात हो चुकी थी। यूरी यहीं पर थोड़ा सा खाना खाती है, खुद दूध पीती है और इस ओची को भी पिलाती है और फिर इस ओची को उसी के लैंग्वेज में बताती है कि अब रात हो गई है, लेकिन सुबह होने पर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी।
ये लोग एक छोटा सा कैंप बना देते हैं जहाँ पर ये सो जाते हैं। सुबह होते ही यूरी एक छोटी सी राफ्ट बनाती है क्योंकि उसे नदी को पार करना था। नदी को पार करके ये लोग पहाड़ों की दूसरी तरफ चले जाते हैं जो एक हसीन दुनिया थी। खूबसूरत पहाड़ और इनमें छोटे छोटे गार जिनके अंदर ये सारे ओचेस छुपे हुए थे। यूरी के पास वाला ओची अपने लोगों को आवाज देता है। सभी खुश होकर बाहर तो आते हैं लेकिन यूरी को देखकर सब वापस अपने गारों में छुप जाते हैं। ये देखकर यूरी समझ जाती है कि उसकी मॉम सही कह रही थी कि उसके साथ जब ये लोग इस बच्चे को देखेंगे तो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतनी देर में हम देखते हैं कि पेट्रो भी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंच जाता है और आते ही यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है। यूरी नहीं चाहती थी कि यहाँ किसी भी ओची को नुकसान पहुंचे, खासकर उस ओची को जो उसके साथ था। इसीलिए जब वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी तो तब उसकी ये राफ्ट भी पलट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। पेट्रो उसे ओची को छोड़कर उनके पास आने को कहता है लेकिन यूरी उसकी बात नहीं मानती और इनसे बचने के लिए वो तेजी से तैरते हुए एक बड़े से गार के अंदर चली जाती है। ये गार बहुत खतरनाक था लेकिन यूरी किसी भी चीज से डर नहीं रही थी। मास्टर पेट्रो हर हाल में यूरी को ही बचाना चाहते थे, इसीलिए वो उस गार के अंदर जाने का खुद फैसला करते हैं कि गार बहुत खतरनाक था, बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। पेट्रो यूरी को पकड़ने के लिए इस गार में तेजी से भागता है और गलती से उसका पाँव स्लिप होकर वो लकड़ियों में फंस जाता है। ये लकड़ियाँ काफी भारी थी, इन्हें हटाकर वो बाहर निकलने के बजाय इन्हीं के अंदर फंसता चला गया। ये देखकर यूरी को उस पर रहम आया और उसने आकर इस लकड़ी को हटाने की कोशिश तो की लेकिन ये लकड़ी काफी भारी थी। एक बार में यूरी उसे हिला भी नहीं पाई और तभी उसके पीछे से ओची ने निकलकर पहली मर्तबा पेट्रो को देखा। पेट्रो ने भी उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखें मासूम थी। ये देखकर पहली मर्तबा पेट्रो को एहसास हुआ कि हम जो इन क्रिएचर्स को बहुत बुरा समझते हैं, दरअसल ये क्रिएचर्स बुरी नहीं है। इसीलिए पहली मर्तबा वो भी इस ओची को प्यार करता है और इनको मारने वाली अपनी सोच को बदल देता है। यहाँ पर यूरी अकेले ही दोबारा कोशिश करती है उस लकड़ी को हटाने की और आखिर यूरी और पेट्रो दोनों की कोशिश के बाद पेट्रो इस ट्रैप से आजाद हो जाता है। उनके यहाँ आते ही हम देखते हैं कि बच्चे जो बाहर इनका इंतजार कर रहे थे उन्हें भी किसी अनहोनी का अंदाजा हो गया था। वो भी यूरी की राफ्ट के जरिए इस गार के अंदर आ जाते हैं और इनके पीछे पीछे यूरी की मॉम भी गन और लाइट लिए यहाँ आ चुकी थी क्योंकि उन्हें भी यूरी को बचाना था। आखिर यूरी और पेट्रो सबसे पहले इस गार को पार कर लेते हैं और एक नई खूबसूरत और जादुई जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह असल में तो जादुई नहीं थी लेकिन इसका एहसास बहुत जादुई था। ये खूबसूरती इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यहीं पर सारी क्रिएचर्स निकलकर इन इंसानों को भी देखती हैं। पेट्रो और यूरी को लग रहा था कि वो अपने और क्रिएचर्स के दरमियान का ये रिश्ता बेहतर कर लेंगे लेकिन तभी पीछे से पेट्रो ने देखा कि उसके शिकारी बच्चे गन लिए इन क्रिएचर्स को मारने की तैयारी में थे जैसा पहले उन्होंने सिखाया था। पेट्रो उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है पर एक बच्चा गोली चला देता है। शुक्र है कि वो गोली किसी क्रिएचर को नहीं लगी बल्कि पहाड़ पे लग गई, लेकिन उस गोली के डर से सारी ये क्रिएचर वापस अपने अपने गारों में चली गईं। ये क्रिएचर्स अब दोबारा और भी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। सिचुएशन संभालने के लिए यहाँ पर यूरी की मॉम अब अपना फ्लूट बजाते हैं और इन क्रिएचर्स से बात करके इन्हें समझाते हैं कि इन इंसानों का कोई बुरा इरादा नहीं, वो तो सिर्फ इनके एक बच्चे को इनको वापस करने के लिए आए थे। ये सुनकर वो ओचिस भी रिलैक्स हो जाते हैं। यूरी जाकर उस ओची को उसकी माँ को पकड़ाती है और ओची अपनी माँ से लिपट जाता है। एक माँ और बच्चे के मिलाने के एहसास से यूरी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और पीछे अपनी मॉम को देखती है जो भी आंसुओं से रो रही थी। अब उसकी मॉम और वो एक दूसरे के करीब जाते हैं और गले लग जाते हैं। आखिर ये दोनों भी अब मिल गए थे और इन दोनों के दरमियान का रिश्ता भी बेहतर हो गया था और बस इन्हीं दोनों बच्चों को अपनी माओ के साथ खुश दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।